हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी हिंट रेडियो 90.4 पे और मैं लाती हूं आपके लिए हेल्थ टॉक्स। तो मैं डॉक्टर वानी आईएमए प्रेसिडेंट हूं 23-24 के लिए और आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है मेंटल हेल्थ। और मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर मधु पोद्दार और डॉक्टर आरती बंसल। डॉक्टर मधु पोद्दार, प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करेंगे प्लीज़। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मधु पोद्दार, एमडी मेडिसिन फिजिशियन। गाजियाबाद बस अड्डे के पास हमारा नर्सिंग होम है, पोद्दार नर्सिंग होम। डॉक्टर आरती बंसल मैम। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर आरती बंसल एमडी मेडिसिन में हूँ और पिछले 42 वर्षों से मेडिकल चिकित्सा में कार्यरत हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस में और 3 मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर भी रही हूँ। मन और शरीर दोनों के रोग आपस में किस तरह जुड़े हैं, ये मेरा विशेष प्रिय विषय है। Thank you, ma'am, and thank you for the coming here and accepting our invitation and welcome to the show. तो हर बार जो 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और इस बार का जो टॉपिक है, जो थीम है, वो है मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। कहते हैं आवर माइंड्स आवर राइट्स। ठीक है मैम जी। तो अब आप मुझे ये बताएं मैम कि व्हाट इज एग्जैक्टली मेंटल हेल्थ। डॉक्टर मधु मैम। थैंक यू डॉक्टर वानी। जैसे WHO ने हेल्थ के लिए बोला है कि हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एज वेल एज स्पिरिचुअल हेल्थ, ऐसे ही मेंटल हेल्थ को भी हम कह सकते हैं कि इट इज़ इमोशनल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। इट मीन्स लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं हम उनको कैसे मीट करते हैं, कैसे उनको डील कर सकते हैं। इसमें हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे बिलीव्स और हमारा बिहेवियर चारों चीज़ मैटर करती हैं। और इस हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए 3 कंपोनेंट्स स्पेशल होते हैं। कॉग्निटिव, जो हमारे डेली जो रूटीन होता है उसमें काम में आता है, हम अपनी ब्रेन को कैसे यूटिलाइज करके कोई भी काम, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम बिना कॉग्निटिव फंक्शंस के नहीं हो सकता। इमोशनल, क्या हम सोचते हैं, हमारे क्या इमोशंस हैं, भाव हैं, हम कोई भी सर्कमस्टांसेस आते हैं उससे कैसे डील कर सकते हैं। और बिहेवियर, हमारा समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, सब लोगों के साथ क्या बिहेवियर है। तो कॉग्निटिव, इमोशनल एंड बिहेवियर, अगर ये सब चीज़ हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ प्रॉपर है। जी। और ये सारी एजेस को अफेक्ट करती है, मतलब मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एजेस। फॉर ऑल एजेस, वी कैन से इट इज प्योरली सेक्युलर। Okay. Every age, every sex, every religion, every state, every language, any person, every person mental health is important for everyone. ओके मैम, आप कुछ ऐड करना मैं इसको सप्लीमेंट करना चाहूँगी ये कहकर कि कुछ हैं परिभाषाएं और कुछ हैं वास्तविक जीवन में उसका इम्प्लीकेशन। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी परिस्थिति जो हमारे सामने आती है वो फैक्ट होता है और उस परिस्थिति को हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ये हमारी चॉइस होती है। तो हम बचपन से ही, जब हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो कि हम विषम परिस्थिति को भी अच्छी तरह और सही तरीके से, हेल्दी तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीखें। जी जी। परिस्थितियाँ बहुत बड़ी नहीं होती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ उसके सामने बहुत अटर और बड़ी होती है। तो श्रोताओं, लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और वापस आते हैं आपके साथ इसी शीर्षक पे, मेंटल हेल्थ। वेलकम अगेन दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और आपके साथ यहाँ पे आई हूँ मेंटल हेल्थ की चर्चा करने। मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु पोद्दार और डॉक्टर आरती बंसल और हम कर रहे हैं चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ। तो डॉक्टर मधु एंड डॉक्टर आरती, आप मुझे ये बताएं, पहले डॉक्टर मधु आप बताएं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि मेंटल हेल्थ में हमारे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, या डिस्टर्बेंस के बाद अगर वो बहुत ज़्यादा और घातक हो जाती है तो वो डिजीज़ बन जाती है। तो आप बताएं कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके। देखिए, मेंटल हेल्थ में सबसे पहले कारण तो हम ले सकते हैं जेनेटिक। फॉर ईच एंड एवरी डिजीज जेनेटिक इज फर्स्ट पार्ट and second is environmental. When there is no cause for genetic causes there, many social causes are there which can cause mental illness. Like if someone has childhood trauma, so that trauma impacts his health, especially mental. तो वो उस सिचुएशन से बाहर निकलना उसके लिए कई बार मुश्किल होता है। सोशल आइसोलेशन, किसी पे कोई आरोप लगता है और उसका सोशली बायकॉट कर दिया जाए,
तो उस कंडीशन में वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहता है, तो उस पर भी उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है। कोई सोशल स्टिग्मा उसके साथ जुड़ जाए या फिर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए सोशली। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है कि वो अपने फैमिली का भी ध्यान नहीं रख पा रहा है, बहुत कोशिश करने के बावजूद, तब भी उसको मेंटल ट्रॉमा पहुंचता है, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। कोई किसी अपने की डेथ हो जाए, यूजुअली लोग उससे बाहर निकल आते हैं, कुछ दिनों तक उसका डिप्रेशन रहता है, दुख रहता है, लेकिन उससे बाहर निकल, पर कुछ लोग उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते। जी, उसमें नॉर्मल पीरियड दुख से बाहर आने का 3 महीने बताया गया है। 6 यदि weeks आप to 3 months। जी, यदि आप 3 महीने के बाद भी परेशान हैं तो बिल्कुल भी चिंता न करिए कि कोई क्या सोचेगा, आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से जरूर मिलिए। हाँ, क्योंकि अगर आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो आपका थॉट है, ये आपको बार बार परेशान कर रहा है और आपको नित्य क्रियाएं करने, मतलब आप डेली रूटीन के वर्क में भी आपको अफेक्ट कर रहा है, तो जी हाँ, ये मेंटल डिसऑर्डर है। आप जरूर अपने विशेषज्ञ से मिलें। मैंने सही कहा ना मैडम? जी बिल्कुल। और इसमें सबसे शुरुआत में नींद दुष्प्रभावित होती है, तो अगर आपकी नींद लगातार दुष्प्रभावित हो रही है कई दिनों तक, हफ्तों तक, तो आपको जरूर मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आजकल के ज़माने में, आजकल की लाइफ में बहुत सारी डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर जो बढ़ भी रहे हैं धीरे धीरे। एनी क्रॉनिक इलनेस कैन कॉज मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर से सलाह उस डिजीज के साथ साथ अपनी मेंटल प्रॉब्लम को भी जरूर लेनी चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। जी। अच्छा मधु मैम, आपने बताया कि ये जो है अनुवांशिक होती हैं, यानी कि जेनेटिक भी होती हैं, तो कौन कौन सी डिजीजेस जेनेटिक हो सकती हैं इसमें? मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मानसिक रोग 2 प्रकार के क्लासिफाई किए गए हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस। तो न्यूरोसिस थोड़ा कम गंभीर माने गए हैं, साइकोसिस ज़्यादा गंभीर रोग माने गए हैं। साइकोसिस भी और न्यूरोसिस भी दोनों ही अनुवांशिकता का इसमें रोल होता है। यदि परिवार में कोई रोगी, जब भी हम किसी मानसिक रोगी को देखते हैं तो हम ये प्रश्न सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आपके परिवार में किसी को मानसिक रोग है, और यदि हाँ तो हम समझते हैं कि उसको हमें एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए, क्योंकि उसके मन में जो रोग हुआ है उसमें न्यूरोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस का भी रोल है। और इसको हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस डिप्रेशन। डिप्रेशन नाम सबसे कॉमन आप लोग सुनते होंगे कि डिप्रेशन का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। डिप्रेशन का अर्थ है अवसादग्रस्त रहना, उदासी के मोड में रहना। तो उदास होने के लिए कोई कारण है या कारण नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि कारण हो। एंडोजीनस डिप्रेशन बिना कारण के भी होता है और उसमें बड़ी उम्र का भी एक कारण होता है। उसी तरह थायराइड के डिसऑर्डर्स का भी एक कारण होता है। हाइपोथायराइड में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, हाइपरथायराइड में एंजाइटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो श्रोताओं बने रहिएगा। हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हम यहीं ऑनलाइन ही हैं आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ अपनी हेल्थ टॉक में, और आज का शीर्षक है मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के संसार में। और मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु पोद्दार और डॉक्टर आरती बंसल। डॉक्टर आरती बंसल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कौन कौन से लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि उनको ज़्यादा मानसिक रोग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? जी, कौन से लोग में तो मैं कहूँगी कि महिलाएं अक्सर ज़्यादा प्रोन होती हैं, क्योंकि उनका संसार घर में ज़्यादा सीमित होता है और वो बाहर की दुनिया से थोड़ा कम एक्सपोज होती हैं और मन में अपने आप को, हिंदी में बोलते हैं, घुलती रहती हैं। मुझे एक कवि की 2 लाइन याद आ रही हैं कि दुख में सुख में यूं अंतर होता है, दुख का क्षण क्षण मनवंतर होता है, कह लेने से दुख का क्षण क्षण मनवंतर होता है, सह लेने से दुख थोड़ा सा घटता, कह लेने से छूमंतर होता है। जी, तो कह लीजिए अपने मन की बात, शेयर कर लीजिए, आपको कुछ नए सजेशंस भी मिलेंगे। मन में घुटने से, कुड़ने से, अपना खून जलाने से आप जल्दी मानसिक रोगी हो जाते हैं और मानसिक रोग शारीरिक रोग में भी कन्वर्ट हो सकता है। जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने, यानी कि शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो क्या ऐसा होता है कि मैम जो कुछ लोग अल्कोहलिक्स हो जाते हैं या किसी और चीज़ का नशा करते हैं, उनमें भी अमूमन तौर पे ये मेंटल डिजीज़ ज़्यादा मिलती है, ऐसा होता है क्या? जी, अल्कोहल की वजह से
एक कंडीशन तो बहुत सीवियर होती है दिमाग की, जिसको वर्निक्स एनकेफेलोपैथी कहते हैं, और सीवियर विटामिन ए B1, सीवियर विटामिन B1 थायमिन डेफिशिएंसी का इसमें रोल होता है। लेकिन और रोग होने के बड़े बड़े कारण हैं, जैसे कि आजकल बहुत एकांत में लोग रहने लगे हैं, अकेले रहते हैं, कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, घर से दूर हैं, अकेले गेस्ट हाउस में पेइंग गेस्ट बन के रह रहे हैं कहीं जी। और कन्वर्सेशन के लिए सिर्फ उनका मोबाइल है और सोशल मीडिया उनके पास है। तो ये देखा गया है कि जो लोग ह्यूमन इंटरेक्शन से वंचित रहते हैं, आप जानते होंगे कि पहले एकांतवास की सजा दी जाती थी, तो आजकल लोगों ने एकांतवास खुद चुन लिया है और वो अपने में ही सीमित हैं। और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि चिंता का चिंता द्वारा होम्योपैथिक इलाज, यदि आपको चिंता है तो आप अपने से इंफीरियर कंडीशन में जो रह रहे हैं उनकी चिंता शुरू कर दीजिए और उनके लिए कुछ करना शुरू कर दीजिए, तो आपकी अपनी चिंताएं बहुत छोटी हो जाएंगी। जी मैम, धन्यवाद। दोस्तों, अभी आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। प्लीज़ ट्यून इन रहिएगा, हम जल्दी ही आएंगे। हेलो दोस्तों, फिर हाजिर हैं मैं डॉक्टर वानी रेडियो हिंट 90.4 पर, और आज का हेल्थ टॉक का शीर्षक है मेंटल हेल्थ, और मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु पोद्दार और डॉक्टर आरती बंसल। डॉक्टर मधु पोद्दार मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक व्यक्ति को कैसे पता चले कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अभी अनहेल्दी हो रहा है वो, और कब वो चीज़ आ जाती है कि यस नाउ मेरे को अब किसी चिकित्सक से मिलना ही चाहिए, तो आप उसके बारे में बताएं मैम। जैसे कि मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ में हम मेनली चीज़ क्या लेते हैं, बिलीव्स, थॉट्स और हमारी फीलिंग्स, हमारा बिहेवियर कैसा है। इन चारों में से किसी में भी अगर हमारे चेंजेस आते हैं और हम महसूस करते हैं, तो उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको मेंटल इलनेस है। जैसे कि हमने देखा कि किसी की पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है या उसके इमोशंस में चेंज आ रहा है, वो कभी भी बैठे बैठे हंसने लगता है, बैठे बैठे रोने लगता है जी। या सोशली वो आइसोलेट हो जाता है, खुद को अपने आप दूर, बाकी पब्लिक से, परिवार से, समाज से अलग करके खुद अलग कमरे में बैठना ज़्यादा पसंद करने लग जाए जी। या उसको हमने महसूस किया कि वो अपनी सेल्फ केयर जो एक नॉर्मल इंसान की होती है उसमें सेल्फ केयर रोक दे, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद या कोई इंसान बहुत अवसाद में है, डिप्रेशन में, हर चीज़ को नेगेटिव ले, वो किसी भी अच्छी चीज़ के लिए पॉजिटिव थॉट्स उसमें ना रहे, या होप उसको किसी चीज़ के लिए ना रहे, तब भी हम सोच सकते हैं। या कोई इंसान बहुत ज़्यादा एंग्शियस, जब देखो जब भी उसको घबराहट हो रही है, पसीने आ रहे हैं, हाथों में ट्रेमर्स हो रहे हैं, उसकी नींद खत्म हो रही है, उसको भूख नहीं लग रही है, और कोई भी उसको फिजिकल इलनेस नहीं है, लेकिन ये सब सिम्टम्स हैं, तब हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। और इसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं, कुछ एक दहशत का माहौल बन जाए बिना किसी कारण के, अकारण। तो इसका मतलब कोई ना कोई मेंटल इलनेस उसको है और उसको हमें ट्रीट करना चाहिए जी। और इस तरह के लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि जाकर के आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं। क्यों? कि उन्हें अचानक धड़कन, घबराहट और कई बार छाती में दर्द भी होता है, और ये बिल्डअप होते हैं सिम्टम्स 5 मिनट के अंदर, तो इसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। और उस पैनिक अटैक में बहुत से लोग आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, पूरी ऑब्जर्वेशन होती है, कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत बीपी बढ़ सकता है, लेकिन फिर सारा फोकस बीपी पे हो जाता है। यदि हम पैनिक डिसऑर्डर को ना सोचें तो फिर वो अननेसेसरी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हम करने लगते हैं उसके। अच्छा मैम, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है मैम, मेरे को परेशान कर रहा है वो। आप ये बताइए कि आप लोग तो रोज़ डे इन और डे आउट पेशेंट्स देखते होंगे, तो ऐसे भी कोई मरीज़ देखते हैं जो बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है, आपने बताया एंग्जाइटी हो रही है, और उसका कोई रीज़न ना मिले, उसका कोई आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपने एक्सरे कराया, उसमें कुछ ना मिला, वो बोल रहा है छाती में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द, ऐसा कोई आप देखते हैं मैम आपकी प्रैक्टिस में? ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के समय में, खासतौर से। कुछ चीज़ें तो मेंटल इलनेस है जिसको हम डायग्नोज दूर से देख के कर सकते हैं, पर कुछ लोग केवल फिजिकल सिम्टम से ही आते हैं, मेंटली वो लगते हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी सारी कंप्लेंट्स वो करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, कि उसका ब्रेन बीमार है, मेंटल प्रॉब्लम है, जिसका असर उसकी बॉडी पे हो रहा है। क्योंकि हमारा ब्रेन जब सोचता है तो उससे कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, उसका असर हमारी पूरी बॉडी में पड़ता है। जो मरीज कहते हैं घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, वो भी तो हार्मोन्स की वजह से ही होता है। ऐसे ही जब इंसान सोचता है, या हम किसी को जैसे कहें कि तुम बहुत ज़्यादा पतले लगते जा रहे हो, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उस इंसान के ब्रेन पे असर होता है, वो अपने आप को शीशे में निहारने लगता है, और वो कुछ दिनों बाद कहेगा हाँ मैं सच में कमज़ोर हो गया हूँ, सच में मैं वीक हो गया हूँ। तो वो फीलिंग्स
जो उसने सोचा इतने दिन तक लगातार, वो उसको वास्तव में लगने लगता है। ऐसे ही अगर इंसान किसी हार्ट अटैक के मरीज को देख ले और उसके मन में वो डर बैठ जाए, तो वो उसको लगने लग जाएगा कि मेरे को भी चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे को भी घबराहट हो रही है, तो वो हार्ट अटैक की फीलिंग्स, तो वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स लेके ही डॉक्टर के पास जाता है। जैसे आपने बताया कि वो जो थॉट होता है, फिर फीलिंग होती है, और फिर वो एक्शन होता है, तो उसका असर बॉडी पे होता है। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, कई बार हम इसको डायग्नोज ही ऐसे करते हैं कि उसको साइकोसोमेटिक सिम्टम से आया, और जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देयर इज नो अदर कॉज, और कोई कॉज नहीं निकलता, तो मेंटल, इसका मतलब साइकोलॉजिकल उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। जी। सो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, ट्यून इन रहिएगा। हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और मैं हूँ आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पे, और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स, और आज का शीर्षक है मेंटल हेल्थ। मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु पोद्दार और डॉक्टर आरती बंसल। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रीवियस प्रश्न में कि मतलब साइकोसोमेटिक के बारे में आप ये ना सोचें कि साइकोसोमेटिक का मतलब सिर्फ थोड़ा सा पेट दर्द, थोड़ा सा सिर दर्द, थोड़ा सा कमर दर्द। ये बहुत गंभीर स्थिति तक चली जाती है बीमारी, और यहाँ तक कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सारे हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है डिसऑर्डर, तो सोराइसिस है, स्किन डिसऑर्डर, अर्टिकेरिया आजकल हम लोग बहुत देख रहे हैं कि जिसको देखो, जब देखो पित्ती उछल जाना। तो ये सारी बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो मन के भ्रमित अवस्था और अशांत अवस्था के रहने के साथ शरीर के अंदर परिवर्तन आने से शुरुआत होती है, और फिर वो फुल फ्लैश्ड बीमारी का रूप ले लेती है, जिसमें से एक का नाम IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल कोलन सिंड्रोम, या यहाँ तक कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी। और आप आश्चर्य करेंगे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में आंतों से या स्टूल में मोशन में आपको खून भी आ सकता है, पस भी आ सकता है, 104 बुखार भी हो सकता है। तो ये ना समझें कि हम मरीज को इतना कह करके काम चला पाते हैं कि भाई चिंता मत किया करिए। उनको हमें गहराई में जाना कि कौन से इश्यू को लेकर के वो इतना परेशान हुए, क्या उनके लाइफ में चैलेंजेस हैं जिनको वो ठीक से फेस करें, और उसमें चाहे उन्हें मानसिक शांति की दवाइयों की ज़रूरत हो, डिप्रेशन की दवाइयों की ज़रूरत हो, लेकिन शरीर के रोग की दवा अलग, जो पेट के जैसे लक्षण हैं, और मन की अलग, दोनों को मिलाकर के ही संपूर्ण इलाज हो पाता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं मैम कि यदि हमारा दिमाग और मन अशांत है तो वो किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी में। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी उसमें से एक है, आपके जोड़ों में दर्द। और बहुत मरीज कहते हैं कि कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है और तुरंत हमारे जोड़ों में ऐसे लगता है जैसे कोई पिन चुभा रहा है, कील चुभा रहा है, यानी स्ट्रेस होते ही लाइफ में वो प्रेसिपिटेट करता है। ये जैसे डॉक्टर मधु ने कहा कि हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स हमारे हाइपोथैलेमस को प्रभावित करते हैं, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी से सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स। इसी तरह से थॉट प्रोसेस के जरिए से हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और नर्वस सिस्टम का जो ऑटोनोमिक पार्ट है, जैसे कि आप कोई खतरा देखें और धड़कन बढ़ जाए, तो आपने सोचा नहीं था हम धड़कन बढ़ाएंगे, आप दौड़ते हैं तो धड़कन बढ़ती है, आपको आवश्यकता होती है, लेकिन सोच में खराबी आई और आपकी धड़कन बढ़ गई, घबराहट हो गई, पसीना आ गया और हाथ कांपने लगे। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं, ये सब एंडोक्राइन के अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जरिए से होते हैं। एक और चीज़ है ऑटो इम्यूनिटी। वो तो हमारा इम्यून सिस्टम भी चिंता और फिक्र से, अशांति से दुष्प्रभावित होता है, और जो इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने के लिए बना था, वो इम्यून सिस्टम हमारे अपने ही शरीर के अंगों से लड़ने लगता है। बिल्कुल तो तब वो ऑटोनॉमिक ये ऑटो इम्यून बीमारियां कहलाती हैं। और कैंसर भी इनमें से एक ही है। जी बिल्कुल। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में हमारा कैंसर भी आता है, जिसमें कि रहन सहन, खान पान और सोच विचार सभी का प्रभाव होता है। जी मैम, तो आगे मैं पूछना चाहूँगी कि मोटे मोटे तौर पर हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि मधु मैम की मेंटल डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें उनको। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए हमारे इमोशंस, हमारी साइकोलॉजी, हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट्स, ये सब मैटर करते हैं। तो हम मेंटल डिसऑर्डर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मूड। मूड डिसऑर्डर अगर के जैसे कहते हैं कोई इंसान बहुत ज़्यादा अवसाद में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, या फिर मेनिया, बहुत ज़्यादा इलेटेड फील कर रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है, तो आइदर डिप्रेशन
और इसको हम कहते हैं बाइपोलर, जिसमें मतलब डिप्रेशन भी है और मेनिया भी है। जी। दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पैनिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसके सिम्टम्स बताए गए कि भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। तीसरा होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे किसी ने हाथ धोया तो हाथ धोने के बाद उसको लगेगा भी मेरे हाथ साफ हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार और सोच लेगा चलो मैं एक बार और धो लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग उसकी पर्सनैलिटी में अगर चेंजेस आ जाते हैं तो वो उसके मन में रहता है कि अभी साफ हुआ ही नहीं, वो बार बार हाथ जाके धोएगा। या दरवाजा उसने बंद कर दिया पर उसको लगेगा कि मेरे दरवाजा अभी भी खुला है, वो बार बार देखने जाएगा, बार बार कुंडी को चेक करेगा। तो जब इस टाइप की पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। फोर्थ टाइप हम कह सकते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें शाइजोफ्रेनिया आते हैं, जिसमें फॉल्स बिलीफ, जैसे उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, डिल्यूजन्स कि भाई मेरे सामने कोई खड़ा है, उसको वहाँ कोई नहीं है लेकिन उसको लगता है, उसको अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, वो उसका बिहेवियर अपनी परिवार के लिए, समाज के लिए बदल जाता है। तो ये 4 तरह के डिसऑर्डर्स हम स्पेशली कह सकते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स में। और उसी चारों के हिसाब से, क्योंकि चारों के जो हम शो कर रहे हैं, चारों के सिम्टम्स अलग अलग हैं, उसको डायग्नोस करना, फिर चारों का इलाज उसी हिसाब से अलग अलग टाइप से होता है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम लौटते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, जल्दी ही मिलेंगे। हेलो दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं। मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ टॉक्स ऑन हिंट रेडियो 90.4। मेरे साथ हैं, आज का शीर्षक है मेंटल हेल्थ, और मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु पोद्दार मैम और डॉक्टर आरती बंसल मैम। तो मैम आपने बताया कि जो है डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स। आरती मैम थोड़ा सा आप ये हमें बताएंगे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है? जी, मैं पिछली बात को भी थोड़ा सा और सप्लीमेंट करना चाहती हूँ कि जो साइकोसिस होती हैं उनके लिए दवाइयाँ एसेंशियल हैं। जो न्यूरोसिस हैं वो हम बातचीत करके, काउंसलिंग करके, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे करके भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे डिप्रेशन, न्यूरोटिक डिप्रेशन है, माने रिएक्टिव डिप्रेशन है, किसी परिस्थिति से वो पैदा हुआ, तो काफ़ी संभावना है कि हम काउंसलिंग से और अपने मेंटल हाइजीन को अच्छा करने से, जिसको हम अभी गिनेंगे बाद में पॉइंट्स को, तो हम और दवा के अलावा भी अन्य तरीकों से हम संभाल सकते हैं। लेकिन साइकोसिस वाले जो डिसऑर्डर्स हैं, जो ज़्यादा सीवियर हैं, जिसमें हमारी न्यूरोकेमिकल डिसऑर्डर जो है वो डेफिशिएंसी और इम्बैलेंस ज़्यादा गंभीर टाइप का है, उसमें हमें अवश्य ही दवा लेनी पड़ेगी। इसलिए ये हम डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि हम न्यूरोटिक डिप्रेशन और साइकोटिक डिप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर लें। और जो MDP होता है, जैसा मधु मैडम ने बिल्कुल सही बताया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, तो उसमें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर जो है वो, उसमें कभी तो बहुत खुश रहने के पीरियड्स होंगे महीनों तक, और कभी बहुत उदास रहने के होंगे, और वो ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, या एक के बाद एक डिप्रेशन वाले ही एपिसोड हों और मेनिया वाले भी हों उसके बीच में कभी। तो उसमें सीक्वेंस कोई भी फिक्स नहीं होता, लेकिन वो ऑल्टरनेट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन के एपिसोड्स 2-3 हो चुके हैं और फिर कभी एक बार मेनिया का एपिसोड हुआ, तो ये कन्फर्मेशन है, ये एक ठप्पा है, मोहर लग गई कि उसको साइकोटिक डिप्रेशन है। इसको आप ये गलती ना करें कि हम संभाल लेंगे मेडिटेशन से या समझाने से या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से हम इसको संभाल लेंगे। उन्हें मेडिकेशन अति आवश्यक है जी। और ये जीन्स में बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट पक्की तौर से ट्रांसमिट होता है कि एक जनरेशन में किसी को है तो ऑलमोस्ट पक्का है कि 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स बच्चों को ये होगा जी, कभी ना कभी। मैडम आप थोड़ा सा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे आप थोड़ा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसी भी जीवन में जिस चीज़ से मन को आघात लगे, उसके रिस्पॉन्स में जो मन की कंडीशन या मन की स्थिति खराब होती है और वो व्यक्ति को नॉर्मल जीवन जीने के योग्य नहीं रहने देती, तो उसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नॉर्मली कोई भी लॉस, कोई भी सदमा आपको लगे तो 3 महीने का पीरियड होता है जिसमें आपको रिकवर कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप उससे ज़्यादा लंबे समय तक उदास, परेशान, दुखी हैं तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है। और ये जैसे आजकल आप देख रहे हैं चारों ओर युद्ध का माहौल है, तो यूक्रेन में जो लोग अपने घर के लोगों को अपने सामने एकदम बुरी स्थितियों में मरते हुए, क्षत विक्षत होते हुए देख रहे हैं, उनका घर, जैसे भूकंप की कंडीशन होती है, अचानक
एक चुटकी में सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे बाढ़ आती है और सब कुछ एक सेकंड में बह जाता है, घर के मेंबर्स अचानक चले गए, घर ही नहीं रहा, इतने मेंबर्स अचानक चले गए, आप अकेले हो गए, आप जैसे सब कुछ था आपके पास, आप अचानक लावारिस हो गए, आप सड़क पे आ गए। जैसे रिसेंटली हमने कोविड में देखा, जैसे कोविड में एक बहुत बड़ा मतलब आघात बहुत लोगों को लगा। थैंक यू मैम। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हम मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, ट्यून इन रहिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ डॉक्टर वानी हेल्थ टॉक्स में, और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पर, जो कि 10 अक्टूबर हर वर्ष मनाया जाता है, और हम हैं हिंट रेडियो 90.4 पे, और मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु पोद्दार मैम और डॉक्टर आरती बंसल मैम। तो मधु पोद्दार मैम, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या मानसिक बीमारियों से हम बच सकते हैं? क्या हम इसका प्रोफिलैक्सिस है कोई, या प्रिवेंटेबल है ये? जी हाँ, हालांकि जो जेनेटिक होती हैं उसको तो हम नहीं प्रिवेंट कर सकते, क्योंकि वो जेनेटिक है, हमारे जीन्स में आ गई हैं जी। लेकिन जो एनवायरमेंटल हैं, जो सोशल कॉजेज़ की वजह से या जो हमारी खुद की रिएक्शंस की वजह से हो रही हैं, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई इंसान आइसोलेशन बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको हो सकती है। इसका मतलब वी हैव टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर फैमिली, और हमें बिल्कुल आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर किसी के सामने अपना दुख कह दो तो वो बहुत हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। मैं एक लाइन आपकी बात में जोड़ना चाहूंगी कि जो हम आज के माहौल में एकांतवास, लोगों का चुना हुआ एकांतवास देख रहे हैं। एक घर में यदि 5 लोग हैं, वो प्रेफर करते हैं कि अपना मोबाइल और वो अकेले हों, वो खाना भी कमरे में जाके ही खाना चाहते हैं बजाय एक कंबाइंड डिनर टाइम होने के। उसका कारण है वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी को लोग ईगो को हर्ट हो जाएगी, और ईगो हमारी वल्नरेबल है तो, और टॉलरेंस हमारी हो गई है कम, तो वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए हम अकेले हो जाते हैं, बल्कि ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। हम मानसिक रोग के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम ईगो हर्ट होने के लिए वल्नरेबल होना से बचते हैं। तो वल्नरेबिलिटी आपकी पावर है, आपकी कमजोरी एक बात तो यही कि हमें आइसोलेट नहीं होना है, सबसे बात करते रहना है। दूसरा, प्रॉपर मील्स भी बहुत जरूरी है, जिसमें खास तौर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का आजकल बहुत रोल है कि हमें लेना चाहिए। तो उसके लिए फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह का बहुत जरूरी है। खासतौर से सीड्स में ओमेगा 3 सीड्स में बहुत होते हैं, कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज, और खरबूजे के बीज, अलसी के बीज, बहुत सारे बीजों में, और आपके नट्स, अखरोट, बादाम भिगो करके, तो इन सब चीज़ों में, इवन छिलके सहित, क्योंकि छिलके में भी मैग्नीशियम और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को कूल रखते हैं। जी। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप, क्योंकि आजकल क्या होता है, हम देखते हैं चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सब अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, और रात को भी 11-12 बजे, कई बार बच्चे लैपटॉप में लगे रहते हैं, तो उससे वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले, तो उससे भी मेंटल इलनेस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हर एक किसी को कम से कम 6 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आजकल वास्तव में देखा जाए तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, बच्चे से लेके बड़े तक की, कि हंसना ही भूल गए हैं जी। तो जैसे योग और प्राणायाम करते हैं, उसमें भी हम करते हैं कि जोर से खिलखिला के हंसो, तो उससे हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेशन तो होता ही है, स्ट्रेस भी रिलीफ होता है। चौथा है, योग और प्राणायाम भी हमें करना चाहिए, खास तौर से ध्यान। अगर हम ध्यान करते हैं या भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उससे भी हमारे मन को एक शांति मिलती है, जिससे भी मेंटल इलनेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके अलावा हमें फिजिकल हेल्थ को भी ठीक रखना है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ आपस में इंटररिलेटेड है। अगर हमारा शरीर बीमार है तो धीरे धीरे मन भी बीमार हो जाएगा, मन बीमार है तो धीरे धीरे शरीर भी बीमार हो। हमें बिजी रहना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इसलिए सबको बिजी रहना चाहिए। और एक चीज है जिसको आजकल हम सभी लोग भूल गए हैं, जिसको कहते हैं ना कलयुग की निशानी, सत्य बोलना, चोरी न करना, ये सब चीजें हमें जो सिखाई जाती थी प्राणायाम में, खासतौर से यम और नियम में, वो तो सब भूल ही गए हैं। मैं अक्सर जाती हूँ, छोटे बच्चों को जब बात करते हैं तो मैं कहती हूँ अपने मन को हमें स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ रखना है। तो शरीर को तो हम नहला सकते हैं, मन को कैसे नहलाए? तो मन को नहलाने का मैं बच्चों को क्या बताती हूँ, देखिए आप अगर सच बोलेंगे तो आपको लगेगा खुशी होगी, लेकिन अगर आपने झूठ बोल दिया तो उस झूठ को छिपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़े, तो आपका मन को चोटेगा कि मैंने गलती तो करी है। या आपने किसी की पेंसिल उठा ली, कोई चोरी कर ली, तो आपका मन कहता रहेगा मैंने करी है, मैं पकड़ा ना जाऊं।
जी। उसके लिए आप बहुत सारे प्रयत्न करेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे बराबर। तो यही होता है कि आप मन को स्वच्छ कैसे रखें। आप अगर सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं कर, छोटी छोटी बातें जो समाज में या परिवार में या स्कूल में या बाहर कहीं भी जाए, अगर इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें तो हमारा मन खुश रहेगा, वो दुखी नहीं होगा, और दुखी नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो हम स्ट्रेस को घटाने के बहुत सारे प्रिवेंशन के ये मेथड्स अगर करें, स्ट्रेस अगर लाइफ में आता है किसी ट्रॉमेटिक प्रोसीजर से या किसी भी वजह से, वो एक अलग बात है, उससे निकलने में भी हमें आसानी हो जाती है अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो श्रोताओं, हमें प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है, प्रॉब्लम्स के कैसे बाहर निकला जाए इसके बारे में सोचना है। कहीं जाइएगा नहीं, ट्यून्ड रहिएगा। हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी आपके साथ हिंट रेडियो 90.4 पे हेल्थ टॉक्स पे, और आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पर। मेरे साथ हैं डॉक्टर मधु पोद्दार मैम और डॉक्टर आरती बंसल मैम। तो मैम, आरती बंसल मैम, आप ये बताएं कि हम कुछ क्या रोज़ थोड़ा थोड़ा कुछ अपनी पर्सनालिटी में कर सकते हैं कि जिससे हमारी मेंटल हेल्थ, जैसे कि फिजिकल हेल्थ हमारी रहती है कि हम जिम में जाके रोज़ वो उठाते हैं तो हमारे मसल्स ट्रेंड हो जाते हैं, तो क्या ऐसी कोई मेंटल एक्सरसाइज मेंटल मसल को मजबूत करने की आप मेंटल एग्जैक्टली तो हम कैसे रेजिलियंस, फिजिकल रेजिलियंस हम वेट ट्रेनिंग से बढ़ाते हैं, दौड़ लगाने से बढ़ाते हैं, तो ऐसे मेंटल रेजिलियंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और खुश रहने के जो केमिकल्स हैं हमारे शरीर में, मैं नाम भी लेना चाहूंगी उनका, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, और एंडोर्फिन्स हैं और ऑक्सीटोसिन है जी। तो पालतू पशुओं को रखने से, जैसे कुत्ता आपने पाला है, बिल्ली पाली, तोता पाला, कुछ भी, तो उनको प्यार करने से ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। इसी तरह से आपके जब आप सफल होते हैं और कुछ अचीव करते हैं तो अलग हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। यदि आप कुछ मतलब पैसे के रूप में, इज्जत के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में आगे बढ़ते हैं तो कुछ अलग हार्मोन्स बढ़ते हैं। और यदि आप दूसरों की सेवा में, दूसरों के भले करने में, दान के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने समय दान के द्वारा कुछ करते हैं, उससे जो खुशी मिलती है वो भी आपको हील करती है। और एक बहुत खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं, और मुझे लगता है कि स्टोरी से आप जल्दी समझते हो बात को। तो आपको सबको पता है कि जर्मनी में नाजी लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे हिटलर ने। तो एक साइकियाट्रिस्ट थे, उनका नाम है विक्टर फ्रैंकल। तो आप कल्पना करके देखिएगा कि आपके कोई भी दुख होंगे वो उनसे छोटे होंगे जो उन्होंने झेले। और वो वक्त क्या था कि जब वो कंसंट्रेशन कैंप में बंद थे और इतने लोगों को रोज गैस चैम्बर में डाल के मारा जाता था, तो लोगों को इंतजार करना पड़ता था कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद हमारे वाले चैम्बर के लोगों का नंबर आएगा जब मारा जाएगा। तो उन्होंने एक किताब लिखी, मेंस सर्च फॉर मीनिंग। और यदि आप इस किताब की सार को अपने साथ ले जाएंगे दोस्तों, तो आप किसी भी मुसीबत में उबर पाएंगे। और वो ये था कि उन्होंने कहा कि जब तक कोई हमारा गला ही नहीं दबाता है, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता जब तक कि हम उसको परमिशन नहीं देते। करेक्ट। और हम परमिशन कैसे देते हैं कि हम उसकी बात को अपने मन में धारण कर लेते हैं। उसने कुछ कहा, ये तो छोटी है, ये तो काली है, ये तो लंबी है, ये तो मतलब कुछ भी नेगेटिव बात उसने कहा, और हमने उसको झाड़ के अपने से दूर नहीं किया, हमने चिपका लिया अपने साथ। जैसे हमारे दांत में कुछ फंस जाता है तो हमारी जीभ वही लगी रहती है छुड़ाने में, तो हम उसी कड़वी बात को छुड़ाने में लगे रहते हैं और वो छूटती नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम अपने माइंड में जीते हैं, वो उसके माइंड में जीता है, और उसकी ये चॉइस है कि वो हमें देख के ये ऐसा बोल रहा है। हमें जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना चाहिए, उस बैड कमेंट से या किसी बैड बिहेवियर से, और हमें अपने गोल ऑफ लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने ये सोचा कि ईश्वर का कोई पर्पस है मुझे यहाँ बंद करने का। तो क्या पर्पस है? तो हो सकता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ तो मैं लोगों को मानसिक स्वस्थ रहना सिखाऊं। तो उन्होंने पुस्तक लिखी, और अनफॉर्चुनेटली जो कोर्ट कैदियों के आपस में बदल जाया करते थे, कोर्ट बदल गया तो वो दुखी नहीं हुए। फिर वो अच्छी खासी लिखी हुई पांडुलिपि उनकी खो गई, तो फिर उन्होंने दूसरी लिखी ये सोच के कि ईश्वर चाहता है कि मैं और बेहतर लिखूं। तो दोस्तों, जब भी कोई मुश्किल आए, सोचिए कि ईश्वर क्या चाहता है आपसे। तो फिर अल्टीमेटली हुआ ये कि समय बीत गया और वो उनको मतलब गैस चैम्बर में जाने तक की नौबत नहीं आई किसी न किसी वजह से। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक लोगोथेरेपी, उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया कि आप जीवन में एक गोल, बिगर लार्जर देन लाइफ बना लीजिए, और उसके लिए जिएंगे आप, तो आपका कैंसर भी आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जीवन में आपकी मनोशक्ति ऐसी मिल जाएगी एक एक सेल को कि वो सेल जीना चाहेगा जी।
आपका माइंड पॉजिटिव संदेश भेजेगा कि मुझे मानवता के लिए ये काम करना है, मुझे महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए या अनाथों के लिए, वृद्धों के लिए, किसी के लिए भी कोई गोल चुन लीजिए, तो हमें ये काम करना है, इसके लिए हमको जीना है, और आप देखेंगे कि आपकी जीवंतता शक्ति बढ़ जाएगी जी। मैं और आप उदास नहीं दो बात और ऐड करना चाहूंगी मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए। म्यूजिक बहुत अच्छा साधन है। अगर अपना इंटरेस्ट हम म्यूजिक में लगा लेते हैं तो म्यूजिक से हमारे को बहुत मेंटल पीस मिलती है। और बहुत दूसरा सही है बात, बहुत सही ग्रीनरी। बहुत सही अगर हम नेचर के साथ जुड़ते हैं बिल्कुल, तो वहाँ हमें बहुत शांति मिलती है। चाहे नेचर में, चाहे हम जैसे कहते हैं ना 5 तत्व हैं हमारी बॉडी के, अगर उन 5 तत्वों के कांटेक्ट में आते हैं करेक्ट, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मेंटल पीस मिलती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए ये दोनों साधन भी बहुत अच्छी बात कही आप। और आप लोगों ने हमें बताया कि जो भी कोई सोचता है आपके बारे में वो उसका ओपिनियन है। Yes, ये आपका वो उसका ओपिनियन मामला है, वो आपका उसका नहीं है। मामला है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये वो आपका उसको सही मामला रखिए। है। जी। तो अपने बारे में बहुत अच्छा सोचें दोस्तों। आप सब कुछ कर सकते हैं जो नहीं भी हो सकता। आई एम पॉसिबल भी यही कहता है, आई एम पॉसिबल। सो दोस्तों, मैडम आप एक मैसेज दीजिए हमारे श्रोताओं को कि मेंटल हेल्थ डे पे आप श्रोताओं को क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं। डॉक्टर मधु, मैं आपसे पूछते हैं पहले। देखिए, मेरा तो यही कहना है सभी लोगों से कि फिजिकल हेल्थ की तरफ तो हम सब ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को हमेशा भूल जाते हैं, जबकि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ऊपर है और वो उस पर डिपेंडेंट है। तो हम सबको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अपने दिल के अंदर ना रखें, किसी से शेयर करें। हो सकता है समस्या का समाधान शेयर करने से ही मिल जाए और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और मेंटल इलनेस बढ़ती है तो डॉक्टर के पास जाने में भी हिचकिचाएं नहीं, ज़रूर जाएं। अपना इलाज बहुत ज़्यादा बीमारी के बढ़ने से पहले ही करा लें। तो सुना दोस्तों आपने, जो आपका शरीर दिखता है उसकी तो सेहत की ज़रूरत है ही, और जो नहीं दिखता है यानी कि मेंटल हेल्थ, वो ज़्यादा, उसकी हेल्थ की ज़्यादा ज़रूरत है। आरती मैम, आपका क्या मैसेज है हमारे श्रोताओं के लिए? मैं एक संदेश देना चाहूँगी कि एफर्मेशन एक नई आजकल इन थिंग है कि हम अपने पॉजिटिव गुणों को, अपने स्ट्रेंथ्स को एक कागज़ पर लिख लें और उनको अपने सामने शीशे में देख करके रोज दोहराएं। जी। जैसे डॉक्टर वाणी अपने को देख करके कहें, आई एम सो ब्यूटिफुल एंड आई एम सो यूजफुल फॉर द सोसाइटी, आई एम डूइंग सो मच गुड इन ईच डे। और अपने आप से वादा भी करें। और एक छोटी छोटी हज़ारों चीज़ें हैं, अब मैं सारी तो नहीं समेट सकती, लेकिन उसमें से एक है कि अपने आप को देख करके अपने शीशे में अपने हाथ से हाई फाइव कीजिए। यस, और आप अगर देख के बोल नहीं सकते तो जर्नल लिख सकते हैं। जर्नल लिखिए, अपनी समस्याएं भी लिखिए, उनके पॉसिबल सॉल्यूशन लिख लीजिए, उनको चुन लीजिए। लेकिन जो भी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं उनको हर समय अपने सिर पे गठरी की तरह मत रखिए। उस गठरी को संभाल के अलमारी में रख दीजिए, एक समय फिक्स कीजिए, उस आधे घंटे में ही दिन भर में उस पर विचार कीजिए। और चिंता और चिंतन में फर्क समझ लीजिए। चिंता का मतलब है, फैक्ट है कि आप कोई मुश्किल फेस कर रहे हैं, किंतु चिंता का मतलब है, हाय ये क्या हो गया, हाय अब कैसे होगा, हाय मेरे साथ ही क्यों हुआ। और चिंतन का अर्थ है, अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, ईश्वर ने कुछ सोच के मुझे ये समस्या दी होगी और ठंडे दिमाग से हम इसका हल निकाल ही लेंगे। ईश्वर ने शक्ति भी दी है कि हम हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही आरती मैम आपने बोला। और मुझे आपकी बात पे एक छोटा सा इंग्लिश का वो याद आ रहा है कि वेयर एवर द अटेंशन गोज, आपकी अटेंशन जहाँ जाती है द एनर्जी फ्लोज, वहीं पे एनर्जी फ्लो करती है। तो दोस्तों, आप जो सोचेंगे वही होगा। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर इस मेंटल हेल्थ डे पर ये प्रॉमिस करें कि आज के बाद हम अपना दिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस रखेंगे, जैसे डॉक्टर आरती मैम ने बताया, म्यूज़िक, डांस और घूमने जाएंगे, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। और उसके बाद यदि आपके सिम्टम्स आपको परेशान करें, दिक्कत दें और बार बार आपको 3 मंथ्स के बाद भी आप उससे उभर ना पाएँ, तो आपको एक चिकित्सक की ज़रूरत है और परामर्श लें। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी। थैंक यू।